को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो वो आवेशित हो जाती है। क्यों भाई? आवेशित होने का रीजन क्या होता है? तो भाई हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर हम बात करें कि आवेश का होना इलेक्ट्रॉन के कण से निकल जाने पर या कण पर इलेक्ट्रॉन के आने पर निर्भर करता है, जिसको आप कहते हो आवेश का क्वांटमीकरण। ठीक है, गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग, हेलो। ओके, तो सर सपोज कर लीजिए कि अगर हम एक कण की बात करें तो हमारे नील बोर्स ने बताया था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारे नाभिक के चारों तरफ एक कक्षा में एक चक्कर लगाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसका नाभिक के साथ जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, बहुत कम होता है, बहुत थोड़ा होता है। तो अगर हम इसको रगड़ते हैं, किसी भी दो कण को, किसी दो वस्तु को जब रगड़ते हैं तो वहां से क्या होता है कि बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है ऊर्जा। ठीक है, और जब ऊर्जा मिल जाएगी भाई तो वो अपनी कक्षा में तो नहीं रह सकता, तो उसे कक्षा से बाहर निकलना पड़ता है। ठीक है, और अगर मान लीजिए कोई खाली जगह बची है हमारे पास, ठीक है, अगर कोई खाली जगह बची है हमारे पास, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो जिस वस्तु के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, और जिसके पास होगी कमी वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है आज? बढ़िया बढ़िया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ठीक, तो रगड़ने से क्या होता है कि घर्षण उत्पन्न होता है। अगर हम बात करें किसी दो वस्तु को जब आप आपस में रगड़ते हो, जैसे हम हाथ रगड़ रहे हैं, तो हाथ रगड़ने से क्या होता है कि दो सतह के बीच में घर्षण होता है। और घर्षण से क्या होता है भाई कि घर्षण से ताप, ठीक है, आपका जो ताप होता है, ताप में आता है परिवर्तन। तो आप इसको तापीय ऊर्जा भी कह सकते हो एक तरीके से। ठीक है, तो जब किसी दो वस्तु, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा, तो रगड़ने से क्या हुआ भाई? घर्षण हुआ, और घर्षण से क्या होगा सर? ताप में अंतर आएगा। तो एक जो तापीय ऊर्जा होती है वो हमें मिलती है, हमारे मिलती है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है ना, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करता है? अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब जिसके पास कमी होगी वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और जिसके पास ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को दे देगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, कहानी समझ में आ रही है? ये रिवीजन का पार्ट है भाई, वेरी गुड। चलिए, इसके बाद हम पढ़ते हैं भाई विद्युत आवेश के प्रकार। कितने प्रकार के आवेश होते हैं सर? दो प्रकार के, एक होता है धनात्मक, दूसरा होता है ऋणात्मक। ठीक है, अच्छा, आवेश को दो भागों में बांटा गया अलग से, एक हो गया सजातीय, दूसरा हो गया विजातीय। सजातीय का मतलब हो गया सर, मान लीजिए कि दो आवेश हैं और दोनों या तो धनात्मक होंगे या तो सर दोनों आवेश क्या होंगे? आपके ऋणात्मक होंगे। ठीक है, या तो ये ऋणात्मक हो सकते हैं भाई, या ये क्या हो सकते हैं? धनात्मक हो सकते हैं। तो जब भी कोई दो सजातीय आवेश होंगे, ठीक है ना, या तो वो धनात्मक या वो दो ऋणात्मक, तो इनके बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा भाई? प्रतिकर्षण होगा इनके बीच में, है ना भाई? जब एक जैसी चीजें आमने सामने आती हैं तो उनके बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो प्रतिकर्षण में क्या होगा भाई? अगर पॉजिटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है तो उसको क्या मारेगा? धक्का मार देगा उसको। ठीक है, तो मतलब अगर मैं देखूं तो ये वाला पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या मारेगा? धक्का मारेगा इधर। तो भाई ये थोड़ी है, सीधा थोड़ी है भाई। तो दूसरा पॉजिटिव इसको क्या करेगा सर? धक्का मार देगा। सेम एज बेटा ये आपका ऋणात्मक आवेश में भी होता है। अगर दो ऋणात्मक है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? कुछ इस तरीके से प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए सर दूसरे की बात करें तो विजातीय आवेश, विजातीय का मतलब हो गया विपरीत आवेश, और विपरीत का मतलब हो गया सर अगर एक आवेश हमारा धनात्मक है तो दूसरा आवेश क्या हो जाएगा सर? ऋणात्मक हो जाएगा, निगेटिव। तो भैया दो विपरीत मतलब दो अलग अलग तरह के और आवेश अलग अलग हैं तो ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक है, तो धनात्मक क्या करेगा भाई? ऋणात्मक को अपनी तरफ खींचेगा, और ऋणात्मक धनात्मक को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो कुछ ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है भाई सबको? चलो भाई, चलो, किसी वस्तु को दो प्रकार से आवेशित किया जा सकता है। पहला होता है चालन और दूसरा क्या होता है? प्रेरण। तो चालन का मतलब होता है कंडक्शन, मतलब हमें दोनों को क्या करना है? किसी भी विधि से दोनों को जोड़कर रखना है।
ठीक है ना। और प्रेरण में वो जुड़े नहीं होते कभी भी किसी भी तरीके से। तो पहला अगर हम चालन समझे बेटा, तो सपोज करो कि एक वस्तु है और ये दूसरी वस्तु है, ठीक है ना। और इस वस्तु के पास बहुत सारा आवेश है, मान लो ऐसा Q1 Q2 Q3, ठीक है, बहुत सारा आवेश है, ठीक। और इसके पास ही मान लो कि बहुत सारा आवेश है सर, Q4 Q5 Q6, ठीक है। मान के देखो भाई, ऐसा कुछ बहुत सारा आवेश है। तो सर अगर हमने कहा कि मान लो ये धनात्मक है या ये ऋणात्मक है, ऐसा कुछ भी सपोज कर लो कि दो अलग अलग वस्तु है, दोनों क्या है, कुछ आवेशित है, ठीक है ना। और आवेशित होने के साथ साथ अगर हम कहें सर इन दोनों को हम जोड़ दें किसी विधि से, तो ये होता है बेटा एक, इसे कहते हैं हम चालक तार, ठीक है ना। आप इसको चालक भी कह सकते हो, किसी भी कंडक्टिंग वायर से आप इसको कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो जैसे कनेक्ट करोगे भाई, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन इसी रास्ते के साथ क्या करेगा भाई, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर होना शुरू कर देगा, स्थानांतरित होना शुरू कर देगा, ठीक है। तो जब किसी दो वस्तु को किसी चालक से अगर हम जोड़ दें और तब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, तो उसको हम कहते हैं चालन, ठीक है भाई। चलो भाई, दूसरा समझते हैं प्रेरण। प्रेरण क्या होता है भाई, कि मान लो सर एक हमारे पास वस्तु है और वो धनात्मक है, मतलब धन आवेशित है पूरी तरीके से, सपोज कर लो, ठीक है। और दूसरी क्या है सर, दूसरी है उदासीन, मतलब सर जितने धन और उतने क्या हो गए, ऋण हो गए, ठीक है। तो देखो भाई, इनके ऊपर कुल आवेश का योग कितना आएगा, 0। तो ये क्या हो गए सर, ये क्या हो गया सर, ये हो गए उदासीन। ये वाला ऑब्जेक्ट अगर हम बी ले लें तो ये हो गया बेचारा उदासीन, क्योंकि इसके पास कुल आवेशों का योग कितना हो जाएगा भाई, 0। और ये कैसा है भाई, ये धन आवेशित है। कहानी समझ में आ रही है भाई। अब सर इन दोनों को जोड़ना नहीं है, तो जोड़ना नहीं है तो क्या करना है सर, जैसी धनात्मक या धन आवेशित वस्तु जब आपकी उदासीन वस्तु के पास आएगी, तो अभी हमने बताया था कि सर धन और धन मतलब एक जैसे आवेश के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, ठीक है ना। और विपरीत आवेश के बीच में क्या होता है सर, आकर्षण होता है, ठीक है। तो सर उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर, ठीक है, देखो ध्यान से देखो, तो सर यहां पर क्या होगा कि जैसी धन आवेशित वस्तु आपकी उदासीन वस्तु के बहुत समीप आ जाएगी, बहुत नियर आ जाएगी, नियर बाय एकदम, तो सर क्या होगा कि धन और धन के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो धन वाला क्या हो जाएगा सर, ऐसे दूर भागेगा, ठीक है ना। और ऋण वाला क्या होगा सर, ऋण आवेशित या ऋण आवेश, ये आपका हो जाएगा बहुत पास आ जाएगा। तो ये आकर्षण की वजह से आया और ये प्रतिकर्षण की वजह से। तो बेटा इसे कहते हैं आवेश का ध्रुवीकरण। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं आवेश का ध्रुवीकरण। चलो भाई, समझ में आ रहा है सर, इसे क्या कहते हैं, आवेश का ध्रुवीकरण। अब सर हमें क्या करना है कि इसको पूरी तरीके से आवेशित करना है, ठीक है ना। तो अभी भी है तो ये उदासीन, क्योंकि सर कुल आवेशों का योग अभी भी क्या लग रहा है सर, 0 लग रहा है। तो सर यहां से हम एक तार लेते हैं और अर्थिंग में जोड़ देते हैं। अर्थिंग समझते हो कि नहीं भाई, है ना, अर्थ, है ना भाई, ग्राउंड, ग्राउंड आपके अर्थ से क्या कर देंगे, एक तार जोड़ देंगे। तो जैसे ही तार जोड़ेंगे तो सर यहां से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव है ना भाई, तो यहां से आएंगे कौन सर, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जैसे आएंगे, अब देखिए 3 धनावेश है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, ऋण आवेश। तो हर एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक धनावेश को उदासीन कर देगा, खत्म कर देगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे धनावेश को खत्म कर देगा। तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा सर और इसके धनावेश को खत्म कर देगा। अब सर धनावेश को खत्म कर दिया तो वस्तु कैसी हो गई सर, पूर्णतः ऋण आवेशित हो जाती है। ध्यान से देखिए भाई, सर जो वस्तु है वो कैसी मिली सर आपको, देखिए जरा, देखिए वस्तु कैसे मिली भाई आपको,
ऋण आवेशित मिली, ठीक है ना। कि जैसे ही हम ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं किसी भी वस्तु को, तो वहां से इलेक्ट्रॉन आते हैं और धन आवेश को क्या कर देंगे भाई, धन आवेश को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, तो वस्तु में बचा क्या, ऋण आवेश। तो बिना किसी दोनों को जोड़े, किन्हीं वस्तुओं को जोड़े, ठीक है ना, अगर हम किसी एक धन आवेशित वस्तु से दूसरी वस्तु को ऋण आवेशित कर देते हैं या ऋण आवेशित से धन आवेशित कर देते हैं, तो उसकी वजह से जो जो इस कह सकते हैं पूरे प्रोसेस को, प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा, प्रेरण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई। चलो नेक्स्ट क्या है बेटा, आवेश के गुण। हम लोग बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में सर आवेश के गुण पे। तो पहला होता है एडिटिविटी, जिसको आप क्या कहते हो, योज्यता। तो योज्यता क्या होती है सर, किसी वस्तु पर कुल आवेश उस वस्तु पर उपस्थित सभी बिंदु आवेशों के योग के बराबर होता है। तो हमने कहा सर मान लीजिए कि हमारे पास एक वस्तु है, इसके ऊपर कुछ आवेश है Q1 Q2 -Q3 -Q4, ठीक है ना। और हमने आपसे कहा कि सर बताइए कि इसके ऊपर कुल आवेश कितना। तो आपने कहा सर कुल आवेश बराबर सभी आवेशों का योग। तो बिंदु आवेश कितने मिले भाई, 1 2 3 4 दिख रहे हैं आपको। तो सर यहाँ पे आप क्या करेंगे सर, दैट इज Q1 + Q2 प्लस कर देंगे। सर चिन्ह जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि आवेश कैसा राशि होती है, आवेश होती है अदिश राशि, ठीक है। तो सर -Q3 प्लस ये हो जाएगा भाई -Q4, ठीक है। चलिए भाई, दूसरा क्या था भाई, कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज, आवेश संरक्षण का नियम। तो इसका मतलब क्या होता है सर, किसी भी निकाय पर उपस्थित सभी आवेशों का योग, ठीक है ना, अथवा कुल आवेश सदैव क्या होता है भाई, सदैव नियत रहता है। तो भाई अगर हमने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, तो हमने कहा सर मान लो कि एक इंडिविजुअल वस्तु है ए, ठीक है ना, और ए के ऊपर चार्ज है कितना भाई, मान लो +17 कूलम, ठीक है। और सर दूसरी वस्तु है कौन सी सर, बी, और इसके ऊपर आवेश है सर -13 कूलम, ठीक है। तो सर अभी ये सिस्टम नहीं है, अभी कोई निकाय नहीं बना। तो निकाय तब बनेगा जब मैं इन दोनों को किसी एक बॉक्स के अंदर बंद कर दूं, ठीक है ना। तो अब ये पूरा एक निकाय बन गया, एक सिस्टम बन गया। अब इस सिस्टम में क्या होगा सर, कुल आवेशों का योग कितना मिला सर, सर पहले वाले पर था कितना आवेश सर, +17, और बी पर कितना था सर, -13। तो सर कुल आवेश कितना मिला सर, Q = 17 प्लस -13 कितना हो गया भाई, +4 कूलम, ठीक है भाई। चलो कितना हो गया भाई, +4 कूलम। अगर हम सर उसी बॉक्स को क्या कर दें, शेक कर दें, है ना, तो सर इलेक्ट्रॉन की अधिकता किसके पास है सर, -13 के पास। तो सर जरा देखिएगा ध्यान से इधर, सर ये हो गया ए और ये हो गया बी, यहाँ पे था +17, इधर था सर -13। तो सर यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आएंगे भाई, बी से ए में। तो मान लो सर हमने कहा कि 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, कितने आ गए भाई, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो सर इसके पास चार आवेश कितना हो जाएगा, 17 प्लस -2, और इसके पास कितना हो जाएगा भाई, -13 प्लस 2। तो देखो भैया कितना बचा, 17 - 2 कितना हो जाएगा, 15। और इधर कितना बचा भाई, -13 + 2 -11, ठीक है ना। अभी इनका कुल योग करके देखो, कुल आवेशों का योग कितना हो जाएगा सर, Q बराबर सिर्फ 15 प्लस -11, कितना बचा सर, दैट इज +4, ठीक है। तो सर मतलब कुल आवेशों का योग हमेशा क्या होता है सर, नियत होता है। बहुत बढ़िया। चलो भाई, नेक्स्ट था बेटा आवेशों का क्वांटमीकरण। मतलब वैद्युत आवेश सदैव E का एक पूर्णांक गुणज होता है। मतलब अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो वो किस फॉर्म में निकलेगा सर, 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऐसा कुछ निकल सकता है। मतलब ये आपके 1/2, ठीक है ना, ऐसा इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं निकल सकता। 2/5 ऐसे इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं निकल सकते, ठीक है।
चलो भाई, तो यहाँ पे बेटा Q एक फॉर्मूला निकला था, Q इज इक्वल टू N इंटू ई, जहाँ पे Q आवेश होता है, N क्या होता है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, और E आपका मूल आवेश होता है, जिसका वैल्यू कितना होता है सर, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ओके, तो चलो भाई, आज का टॉपिक है कूलाम का नियम, वैद्युत स्थैतिक बल कहते हैं। तो वैद्युत स्थैतिक बल क्या होता है कि किसी दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमने एक इक्वेशन बनाई थी बेटा कि अगर मान लो सर कि एक आवेश है, बिंदु आवेश, जिसको हमने कह दिया Q1, और दूसरा बिंदु आवेश कितना है बेटा, Q2, और इनके बीच की दूरी कितनी है बेटा, R है। तो जरा बताओ इनके बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कितना होगा। तो आपने कहा कि सर अनुक्रमानुपाती है, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवेशों का गुणनफल Q1 इंटू Q2, और दूसरा क्या कह दिया बेटा, F इज व्युत्क्रमानुपाती टू किसके भाई, इनके बीच की दूरी के वर्ग के। अच्छा, हमने कहा था बेटा कि ये जो वर्ग वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको हम कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या कहते हैं इसको, इनवर्स स्क्वायर लॉ। आपने इसको जब आप गुरुत्वाकर्षण पढ़ रहे होंगे तब भी आपके पास एक आर स्क्वायर आया था, कि जो बल होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के वर्ग के। तो वैसे बेटा यहाँ पर भी आपका वैद्युत स्थैतिक बल में ही है। अगर हम इन दोनों को कंबाइंड करें तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन में कितना बेटा, आर स्क्वायर। ठीक है। अब सर प्रोपोर्शनैलिटी है, क्रमानुपाती का जो चिन्ह है ना, ये प्रदर्शित करता है कि जो बल होता है वो आवेश और दूरी पर निर्भर तो करता है, लेकिन अभी बराबर नहीं हुआ है। तो बराबर करने के लिए क्या चाहिए, एक नियतांक चाहिए। क्या चाहिए भाई, एक नियतांक चाहिए। तो देखिए भाई, इक्वेशन क्या बन जाएगी सर, F इज इक्वल टू, नियतांक ले लिया के, दिस इज Q1 इंटू Q2 अपॉन में कितना बेटा, आर स्क्वायर। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। के क्या होता है सर, क्या होगा सर, आप इसको वैद्युत स्थिरांक भी कह सकते हो। ठीक है ना, वैद्युत स्थैतिक गुणांक भी कह सकते हो। ठीक है, जिसका मान कितना होगा भाई, इसका मान होता है सर 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है ना, और इसका एक फॉर्मूला भी होता है जहां पे हम लिखते हैं k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलन नॉट। ठीक है, जहां पे बेटा जो एप्सिलन नॉट होता है वो क्या होती है, वैद्युतशीलता होती है। क्या कहते हैं इसको बेटा, वैद्युतशीलता। ठीक है। अच्छा, आप इसी को कहीं ना कहीं परावैद्युतांक भी कहते हो। क्या कहते हो भाई इसको, परावैद्युतांक। तो ये दोनों ही वर्ड हैं बेटा। ठीक है ना। अच्छा, नॉट लगा है तो नॉट का मतलब क्या होता है, ये निर्वात के लिए, किसके लिए होता है बेटा, ये होता है निर्वात के लिए, जहां पे हवा भी नहीं होती वहां के लिए होती वैद्युतशीलता। ठीक है ना, तो इसे कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, कहानी समझ में आ रही है भाई, बहुत बढ़िया। चलो भाई, अब देखो एप्सिलॉन नॉट होता क्या है सर, सर ये वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट हमेशा वैद्युत क्षेत्र का विरोध करता है। किसका करता है भाई, ये वो गुणांक है जो वैद्युत क्षेत्र का विरोध करता है। किसका विरोध करेगा, वैद्युत क्षेत्र का विरोध करता है। अच्छा, सर वैद्युत क्षेत्र का विरोध तो करता है, लेकिन क्यों करता है, वैद्युत क्षेत्र का विरोध तो करता है मतलब सर जैसे जैसे ये एक माध्यम गुणांक होता है भाई। कैसा गुणांक होता है, माध्यम का गुणांक है। छोटी छोटी बातें हैं, समझते जाओ भाई। कैसा गुणांक है, माध्यम का गुणांक है। ठीक है बेटा, बेटा पूरे फिजिक्स में दो तरह के गुणांक होते हैं, या तो पदार्थ का गुणांक होता है या फिर माध्यम का गुणांक होता है। मतलब या तो मटेरियल कांस्टेंट यूज करते हैं या फिर मीडियम कांस्टेंट यूज करते हैं हम लोग। ठीक है,
तो सर माध्यम जैसे जैसे आपका बढ़ेगा, जैसे निर्वात से वायु में आएंगे या फिर आप किसमें आएंगे भाई, मान लीजिए आप वाटर ले लिए, ऑयल ले लिए, तो उसमें क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र का ये विरोध करता है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। चलो भाई, इसे कहते हैं माध्यम गुणांक। चलो नेक्स्ट देखो भाई। देखो भाई, अगर मान लो कि सर हमने दो बिंदु आवेश ले लिए, एक Q1 और ये Q2। सर ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ये भी प्लस और माइनस हो सकता है। तो इनके बीच में क्या होगी, वैद्युत बल की दिशा किधर होगी। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे सजातीय आवेश में कि सर सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो सर Q1 वाला इसको बल लगाएगा इधर, तो इसको लिखेंगे बेटा बल 1 2, मतलब एक के द्वारा लगाया गया बल दूसरे पर, ठीक है ना। और इसको लिखेंगे बेटा, ये भी तो लगाएगा, प्रतिकर्षित करेगा, इसको लिखेंगे F2 1। बात समझ में आ रही। चलो भाई, तो सर यहां पे क्या होता है, इन दोनों का परिमाण तो बराबर होता है, ठीक है ना, इसका परिमाण हमेशा बराबर होता है। बट इनकी दिशाएं देखो, ये विपरीत है, एक आगे है तो दूसरा किधर जा रहा है, पीछे। तो ये सदिश में बराबर नहीं होते, ठीक है ना, ये कभी भी सदिश में बराबर नहीं होते। चलो भाई, कहानी समझ में आ रही है कि सर दिशा विपरीत होने की वजह से, ठीक है ना, ये सदिश में बराबर कभी भी नहीं होते हैं, लेकिन परिमाण तो इनका बराबर होगा, ठीक है ना, कंडीशन स्थैतिक की है। तो भाई जितना बल Q1 ने Q2 पर लगाया, उतना ही Q2 ने Q1 पर लगा दिया। तो अगर बल का मान बराबर है तो दोनों किस अवस्था में आ जाएंगे, स्थैतिक अवस्था में रहेंगे, ठीक है ना, वो चल नहीं सकते। कहानी समझ में आ रही है भाई, बहुत बच्चे। चलो, तो सर हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिखा था, अभी भी इसको जरा ध्यान से देखिएगा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में कितना था भैया, R का स्क्वायर। तो जरा बताइए, जरा ध्यान से देखिए और सोच कर बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि सर इसका वेक्टर, इसका सदिश रूप लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो सदिश रूप लिख कर देखते हैं भाई। चलो आ जाओ भाई। तो सर कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि भाई बताओ कि हमारे बल का सदिश रूप क्या होगा। तो बेटा जब भी हम सदिश रूप लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा इकाई सदिश से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। तो किस दूरी पर निकाल रहे हो भैया, आर दूरी पर निकाल रहे हो, तो आर की क्या कर दोगे, इकाई सदिश से गुणा कर दोगे। तो बेटा इकाई सदिश का मान कितना होता है सर, आपने कहा सर वेक्टर आर अपॉन आर होता है, वैल्यू रख दो बेटा, तो कितना आ जाएगा सर, एफ वेक्टर इज इक्वल टू ये हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन Q1 Q2 अपॉन में कितना बेटा, ये हो गया आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो। सर आर सदिश, इकाई सदिश का मान कितना था, आर वेक्टर अपॉन में कितना है बेटा आर, गुणा कर दो, कितना आ जाएगा सर, एफ वेक्टर बराबर कितना सर, दैट इज के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, सॉरी आर क्यूब। भाई जब गुणा कर दोगे तो आर स्क्वायर इंटू आर क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आर क्यूब, और ये हो जाएगा आर वेक्टर। तो सर ये एक फॉर्मूला होता है किसके लिए, सिर्फ सदिश निरूपण है इसका, ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं सर, सदिश निरूपण या सदिश रूप कह सकते हैं इसको। चलो भाई, समझ में आ रहा है कि सर एक सदिश रूप है ये। चलो, क्या बेटा इतनी कहानी समझ में आ रही है, आ जाओ भाई। अब सर इसी में क्या होता है कि मान लो कि एक से ज्यादा, मतलब किसी सिस्टम में दो बिंदु आवेश हैं, तो सर बल का मान कितना होगा सर, सर बल का मान हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। अगर मान लो सिस्टम में बहुत सारे आवेश हैं,
तब क्या करेंगे भाई, देखो सर अगर सिस्टम में बहुत सारे आवेश हैं, मान लो सर एक सिस्टम है, इसमें बहुत सारा आवेश है Q1 Q2, ठीक है ना, Q3 Q4 Q5 Q6, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और बाहर हमने यहाँ पे एक आवेश रख दिया जिसको हमने कह दिया Q0, ठीक है ना। Q0 हमेशा क्या होता है बेटा, इसको हम कहते हैं परीक्षण आवेश। क्या कहते हैं भाई इसको, ये हो गया आपका परीक्षण आवेश, ठीक है। ये हमेशा कैसा होता है बेटा, धनात्मक होता है। कैसा होगा, हमेशा धनात्मक होगा। चलो कहानी समझ में आ रही है, ठीक है। तो सर मान लीजिए एक सिस्टम ले लिया, एक सिस्टम में क्या है कि सर बहुत सारे आवेश हैं Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 एंड Q6, ठीक है। और बाहर एक परीक्षण आवेश है जो हमेशा कैसा होगा, धनात्मक होगा। तो हमने कहा सर मान लो कि Q1 से दूरी कितनी है सर इसकी, सर मान लो कि R1 होगी, ठीक है। Q2 से दूरी कितनी है भैया, तुमने कह दिया सर मान लो R2 हो जाएगी, ठीक है ना। इसी तरीके से Q3 से R3, Q4 से R4, Q5 से R5 और Q6 से R6। अगर हम डायग्राम बनाना चाहें तो कुछ ऐसा बना सकते हैं कि सर Q1 से दूरी कितनी सर, R1, किसके लिए, Q0 के लिए, ठीक है ना। Q2 से दूरी कितनी सर, सर R2, ठीक है ना, किसके लिए सर, Q0 के लिए। सर मान लो सर Q3 से दूरी लेंगे तो कितनी ले लेंगे सर, R3 ले लेंगे, किसके लिए सर, Q0 के लिए। कहानी समझ में आ रही है भाई, ठीक है। तो हमने कहा सर इस पूरे निकाय की वजह से हमें उस परीक्षण आवेश पर बताओ कितना बल कार्यरत होगा, ठीक है। कहानी समझ में आई, चलो भाई आ जाओ। तो सर हमने कहा कि सर पहला जो सिस्टम बना वो क्या बना, Q1 Q0 बना। तो हमने कहा सर F1 कितना हो जाएगा सर ये हो जाएगा K Q1 Q0 अपॉन में कितना है बेटा, R1 का स्क्वायर, ठीक है। F2 कितना है भाई, F2 सिस्टम बना है किसके बीच में सर ये बना है Q2 और Q0 के बीच में। तो ये हो जाएगा सर दैट इज Q2 Q0 अपॉन, इनके बीच की दूरी कितनी है बेटा, R2 है, तो ये हो जाएगा बेटा R2 का स्क्वायर, ठीक है ना। F3 बताओ बेटा किसके बीच का सिस्टम बना, सर ये बना है Q3 और Q0 के बीच का, तो ये हो जाएगा Q3 Q0 अपॉन R3 का स्क्वायर, ठीक है ना। इसी तरीके से बेटा अगर हम कह रहे हैं कि n नंबर ऑफ चार्जेस हों तो Fn किसके बीच का सिस्टम बन जाएगा, तुमने कहा सर ये हो जाएगा K Qn, मतलब n नंबर वाला आवेश, ठीक है ना, इनटू किसके बीच का भाई, Q0 के बीच का। डिस्टेंस कितना है सर, Rn का स्क्वायर, ठीक है ना। कहानी समझ में आ रही है। अब सर जरा ध्यान से देखिए अब सर हमें बताना है कि परीक्षण आवेश पर कुल कितना बल कार्यरत होगा। तो सर हम एक चीज तो देख ही रहे हैं कि सर सारे बल क्या है, धनात्मक है ना। देखो सर अगर हम बात कर रहे हैं Q1 की और हम बात कर रहे हैं Q0 की, तो Q1 Q0 के ऊपर कितना बल लगा रहा है सर, F1 लगा रहा है भाई। इसी तरीके से सर अगर मैं Q2 की बात करूं तो सर वो Q0 के ऊपर कितना किधर बल लगा रहा है सर, वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में F2 की तरफ, ठीक है ना, F2 फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अगर बेटा सबकी दिशा एक है तो क्या कर देंगे, कुल बल को निकालने के लिए हम उनका क्या कर देंगे, योग कर देंगे, ठीक है ना। अगर दिशा एक है तो ध्यान से सुनना भाई, अगर क्योंकि बल क्या होती है बेटा, सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, सदिश राशि। अगर इनकी दिशाएं सबकी एक हैं तो हम क्या कर देंगे सर, इनका योग कर देंगे। तो सर कुल बल क्या हो जाएगा सर, F नेट हो जाएगा सर, इट इज F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन। मैं लिख सकता हूं इसको Fn लिख सकता हूं, ठीक है ना। आप जोड़ कर देखिए फॉर्मूला क्या निकलेगा सर यहां से। सर देखिए सब में कॉमन क्या दिख रहा है, के सब में कॉमन है, Q0 सब में है। तो सर यहां से हम दो चीज कॉमन कर सकते हैं, ये हो जाएगा के Q0, ठीक है ना, ब्रैकेट लगा दीजिए।
अब देखिए के क्यू नॉट तो कॉमन हो गया, तो पहले में क्या बचा सर, Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, ठीक है ना। दूसरे में क्या बचा बेटा, Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। तीसरे में क्या बचा, Q3 अपॉन R3 स्क्वायर। और लास्ट में क्या बचा, Qn अपॉन Rn स्क्वायर। तो भाई यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो सर, ये हो जाएगा Q1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस Q2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा बेटा Q3 अपॉन R3 स्क्वायर एंड सो ऑन, मतलब बहुत सारा होगा इसके बीच में सिस्टम, तो Qn अपॉन Rn का स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर बहुत सारे आवेश एक ही निकाय में हों तो सर वहां पे हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले के द्वारा हम कुल बल का मान निकाल सकते हैं, ठीक है भाई, ओके। चलो भाई, अब मजा तब आएगा जब हम बात करेंगे कि सर तीन आवेशों की, अभी तो बहुत सारे आवेश थे, मान लो तीन आवेश हैं, तो तीन आवेशों में कुछ इस तरीके से काम नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, देखो भैया। सर मान लो कभी कभी सवाल ऐसे भी आते हैं कि एक ट्राइंगल दिया है आपको, और यहाँ पे कह दिया सर आवेश कितना है Q1, इधर आवेश कितना है सर Q2, और इधर आवेश कितना है सर Q3, ठीक है ना। अब हो सकता है कि तीनों एक जैसे हों, सजाती हो सकते हैं, विजाती भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे हम सदिश, ठीक है, हम यहाँ पर यूज करेंगे क्या, सदिश का जो भी नियम होता है उसको हम यूज करेंगे। तो सर मान लो कि एक तुम्हारा ये जो त्रिभुज दिया हुआ है, ये त्रिभुज कैसा है कि समबाहु है, इसकी भुजा ए और ए होगी मान लो, और हमने कहा कि सर Q3 आवेश पर, किधर भैया, Q3 आवेश पर कुल बल की गणना करिए, ठीक है। मान लो सवाल दिया है भाई Q3 आवेश पर कुल बल की गणना कीजिए, तो कैसे गणना करेंगे भाई इसकी, ठीक है। तो देखो भैया गणना कैसे होगी इसकी, ठीक है। तो कुल बल की गणना होगी कैसे, जरा ध्यान से देखो। तो सर हमने कहा कि यहाँ पे सर दो सिस्टम बन रहे हैं, ठीक है ना। एक सिस्टम क्या बन रहा है बेटा, Q1 और Q3 के बीच में, ठीक है ना, जिसके बीच की दूरी कितनी है बेटा, a। और दूसरा सिस्टम बन रहा है बेटा किसके बीच का, Q2 और Q3 के बीच का, जिसके बीच की दूरी भी कितनी है बेटा, a है, ठीक है ना। अब हमें निकालना किसके ऊपर है भाई, Q3 के ऊपर। तो Q1 Q3 के ऊपर कैसा बल लगाएगा सर, प्रतिकर्षण बल, जिसको आप कहोगे F13 कह दोगे भाई, ठीक है। और अगर Q2 Q3 के ऊपर देखो बल लगाएगा तो सर सजातीय आवेश है, तो ये भी लगा देगा सर कौन सा बल, F23, जिसको हम कहेंगे प्रतिकर्षण बल, ठीक है। चलो, तो सर F13 का मान कितना हो जाएगा, आपने कहा सर बहुत आसान है, K Q1 Q3 अपॉन में कितना बेटा, A का स्क्वायर, ठीक है। और F23 का मान कितना हो जाएगा, K Q2 Q3 अपॉन में कितना बेटा, A का स्क्वायर, ठीक है। अब सर इनकी दिशाएं देखो, तो मैंने कहा सर हम सिर्फ Q3 की बात करें, है ना, Q3, और इधर कौन बैठा है बेटा, अपना बैठा है Q2, इधर कौन बैठा है बेटा, इधर बैठा है अपने पास Q1। तो देखो Q1 Q3 के ऊपर बल ऐसा लगाएगा जिसको आप कहोगे F13, ठीक है। Q2 Q3 के ऊपर कुछ ऐसा बल लगाएगा जिसको आप कहोगे बेटा F23। सर अगर ये एक दिशा में होते तो हम क्या करते कि इनको जोड़ देते, लेकिन एक दिशा में तो है नहीं, F13 की दिशा अलग है और F23 की दिशा अलग है। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, सदिश योग का नियम लगाना पड़ेगा इस पे, ठीक है। किसका नियम लगाएंगे भाई, सदिश योग का। ठीक है, सदिश योग के नियम में क्या था भाई, अगर आपको ध्यान होगा कि मान लो कि सर यहां पर दो ऐसे सदिश राशि, सदिश, ठीक है ना,
दो सदिश कुछ इस तरीके से होते थे सर, एक वेक्टर ए होता था और दूसरा वेक्टर बी। तो हम क्या करते थे, इसको बनाते थे समांतर चतुर्भुज बनाते थे भाई, ठीक है ना। ए का समांतर ये होता था तो आप इसको ए लिख देते थे, और बी का समांतर इसके सामने है तो ये बी हो जाता था, ठीक है ना। और इनके बीच का मान लो कि कोण दिया हुआ है थीटा, ठीक है। तो इन दोनों का जो परिणामी होता था, इनके विकर्ण से जाता था, जिसको आप क्या कहते थे, तो परिणामी आर। समझ में आ रहा है बेटा। तो कुछ वैसे ही नियम यहां पर भी लगेगा, आप जरा ध्यान से देखिए बेटा। एक बल यहां पे लग रहा है जिसको आपने कहा सर F13, सॉरी F23, ठीक है। क्या कह दिया भाई इसको, ये हो गया आपका F23, ठीक है। और इधर एक बल लग रहा है बेटा आपका कौन सा, F13। अब जरा ध्यान से देखो कि सर ये भी तो एक समांतर चतुर्भुज बन सकता है ना। तो सर जब समांतर चतुर्भुज बनाएंगे तो F13 का एक ऐसा समांतर सदिश हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। और बेटा यहां से हम एक सदिश ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, जिसको आप कह सकते हो F23 का समांतर, ठीक है। तो भैया अगर इनके बीच का कोण थीटा हो तो इनका परिणामी इनके विकर्ण से होकर जाएगा, जिसको आप कहोगे F परिणामी, FR कह दोगे भाई, ठीक है। तो सर FR का मान कितना होगा, तो जल्दी से फॉर्मूला लिख लीजिए भाई, FR इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ठीक है, F13 का स्क्वायर प्लस F23 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2 F13 F23, और इनके बीच का कोण जितना भी हो इसको लिख दीजिएगा cos थीटा। कहानी समझ में आ रही है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलो देखो भाई, तो परिणामी का बेटा ये तो सूत्र होता है कि अगर दो सदिश, ठीक है ना, अलग अलग दिशाओं में है, और अगर हम समांतर चतुर्भुज का नियम देखें, अगर आपको नहीं आता है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको एक बार क्लैरिफाई कर दूंगा समांतर चतुर्भुज का नियम होता क्या है। चलिए कर लेते हैं समांतर चतुर्भुज का नियम। जिनको क्लियर नहीं है उनको मैं क्लियर करा दे रहा हूं। तो जरा ध्यान से देखिए भाई, आपने कहा कि सर दो सदिश है, एक सदिश है वेक्टर ए और दूसरा सदिश है कौन बेटा, वेक्टर बी। अब सर सदिश में एक बात कही जाती है कि सदिश को कभी आप हेड हेड से नहीं जोड़ सकते, टेल टेल से नहीं जोड़ सकते, ठीक है ना। तो सर अगर जोड़ नहीं सकते तो अब करें क्या, तो हमने कहा कि भैया इसका एक समांतर ए का समांतर खींच लो, और इधर से बेटा क्या कर लो, बी का समांतर खींच लो, ठीक है ना। तो अब देखो कॉम्बिनेशन कैसा बन गया बेटा, एक ए और एक बी का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो आपने कहा हम हमेशा क्या करेंगे, ए से बी को मिला देंगे। तो ए से बी को मिलाने वाली रेखा कितनी हो जाएगी सर, ये हो जाएगी विकर्ण, जिसको आप कहते हो परिणामी। क्या कहते हो भाई इसको, परिणामी कहते हो। चलो, तो सर परिणामी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, इसके दो घटक चाहिए। सर जरा ध्यान से देखिएगा, हमने एक अभिलंब डाला, ठीक है। मान लीजिए सर ये पूरा कोण थीटा होता, ठीक, तो ये वाला कोण भी कितना होता है बेटा, थीटा हो जाता। तो जरा देखिए बी ने थीटा किससे बनाया सर, इस एक्सिस से, ठीक है ना। तो सर जिससे थीटा एंगल बनाते हैं वो हमेशा क्या होता है सर, बी कॉस थीटा, और जिससे थीटा नहीं बनाते उसको क्या कहते हैं बेटा, बी साइन थीटा, ठीक है ना। मैकेनिक्स का बेसिक रूल है भाई, फिजिक्स में हम लोग को सबसे पहले यही सिखाया जाता है। इसे कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, क्या कहते हैं इसको, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो जरा ध्यान से देखो बेटा, एक ट्राइंगल मिलेगा तुमको, जिसको आप कह सकते हो यहाँ पे पी क्यू आर, क्या कह दोगे भाई, पी क्यू आर। तो जरा पी क्यू आर में देखो, ये कुछ ऐसा मिला आपको, सर यहां तक था आपका ए, यहां तक था आपका बी कॉस थीटा, और सर यहां वाला था आपका बी साइन थीटा, ठीक है। और ये वाला था बेटा आर। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओ बेटा, कितना मिलेगा, आर स्क्वायर बराबर ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। अब बेटा इसको सॉल्व कर लोगे ए प्लस बी होल स्क्वायर से, तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा ही आ जाएगा जो हमने लिखा हुआ है कि सर अगर आप F13 को ए मान लो, ठीक है,
और F23 को क्या मान लो, B मान लो। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, फॉर्मूला हो जाएगा आपका, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सर, फॉर्मूला हो जाएगा सर एफ आर इज इक्वल टू अंडर रूट में कितना हो जाएगा भाई, आप जरा गौर कर लेना। F13 को A मान लो, F23 को B मान लो, तो जो यहां से सॉल्व करने पर जो फॉर्मूला आएगा वो कुछ ऐसे दिखेगा आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, चलो भाई, क्या कहानी समझ में आ रही है? चलो, तो कल की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ओके। तो कल एक बार मैं इसको पूरा क्लैरिफाई कर दूंगा आपको कि भाई ये एक्चुअली थ्योरम क्या है आपका। ठीक है, यहां पर अगर आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे तो मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूं थोड़ा सा। सर अगर आप देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या हो जाएगा बेटा, बी स्क्वायर, सॉरी ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो दिस इज द 2ab cos थीटा। ओके, और यहां पर हो जाएगा प्लस बेटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा ध्यान से देखो सर, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन करोगे तो आइडेंटिटी बनेगी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो बेटा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक्चुअली फॉर्मूला रिजल्टेंट का कुछ ऐसा ही आएगा जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर आप F13 को A और F23 को B मान लो तो फॉर्मूला कुछ आपका ऐसा आएगा कि एफ आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, अगर हाँ, अगर मान लीजिए आपको कोई दिक्कतें होती हैं तो कल हम पढ़ेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे सदिश के घटक। ठीक है, क्या पढ़ेंगे कल, सदिश के घटक, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्लियर हो रही बातें? तो कल इस पर कुछ करेंगे न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।